स्वागत है आपका पब्लिक टॉक्स पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आज़म। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के डिप्लोमा कोर्स के बारे में। और डिप्लोमा कोर्स के ब्रांच के बारे में बात करें तो हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बारे में बात करने वाले हैं। उसके एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे, कैसे हम उसके एंट्रेंस की प्रिपरेशन करें, कौन से स्ट्रेटजी अपनाएं, कौन सा रूट अपनाएं जिससे आसानी से हम जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन पा लें। और इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इलेक्ट्रिकल ब्रांच के दो स्टूडेंट मौजूद हैं, एक फर्स्ट ईयर के हैं और एक सेकेंड ईयर के हैं। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं, उनका नाम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सईद शारिफ और शॉर्ट में आप अपने इंट्रो दीजिए। और मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, झारखंड धनबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ जामिया में। और आप अपना इंट्रो दीजिए सर। मेरा नाम फैज़ान रज़ा है, मैं जामिया में डिप्लोमा कर रहा हूँ सेकेंड ईयर में और मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। और मैं रहने वाला कुशीनगर का हूँ, लेकिन मैं करेंटली जामिया के हॉस्टल में रहता हूँ। ओके, तो आप फर्स्ट ईयर से हैं या सेकेंड ईयर से हैं, तो आप कैसे प्रिपरेशन किए थे, मतलब कौन सा रूट अपनाए थे? जी, हमारे प्रिपरेशन का टाइम तो उतना टाइम नहीं मिल पाया था, क्योंकि हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम था वो कोरोना के टाइम हुआ था। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स काफ़ी लेट से हुए थे और उसके जस्ट बाद जामिया का एंट्रेंस हो गया था। तो हमने 10th की काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन की थी और उसके बाद शफीकुर रहमान का गाइड हमने लिया था और उसी के थ्रू हमने जामिया का प्रिपरेशन किया और इंशाल्लाह निकल गया हमारा। अच्छा, आप 2021 में हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, तो उस समय कोविड की बहुत ज़्यादा महामारी थी। तो उस समय जितने भी आउटर कोचिंग सेंटर सब थे बंद थे। तो उस समय हम लोग के पास एक ही ऑप्शन था, एनसीईआरटी को अपनाना। हमने टोटली एनसीईआरटी पे फोकस किया और मैंने उसमें 124 मार्क्स अप्रोक्स मैंने गेन किया था और मेरा इलेक्ट्रिकल में फर्स्ट रैंक पे हुआ था सिलेक्शन। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि हम शफीकुर रहमान गाइड पढ़े थे, आप एनसीईआरटी पढ़े थे, तो शफीकुर रहमान गाइड वगैरह या फिर कोई ऐसा गाइड नहीं पढ़े थे आप? हमने किसी गाइड का सहायता नहीं लिया, हमने सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो किया था। कोई क्लास वगैरह लिए थे, कोचिंग वगैरह? नहीं, हमने कोई क्लास नहीं लिया। जो भी किया था हमने प्रिपरेशन खुद से किया था और जो 10th का प्रिपरेशन हमारा था बस उसी के थ्रू हमने एग्ज़ाम दिया था जामिया का। क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है एंट्रेंस का? अब आप जामिया का डिप्लोमा का देख के बात करिए तो क्वेश्चन का पैटर्न उतना कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है। जैसे मैंने 3-4 साल पहले का भी क्वेश्चन बैंक देखा था जामिया का, उतना कुछ खास टफ नहीं होता। अगर आप 10th का प्रिपरेशन अच्छे से कर लिए हैं तो आप आराम से निकाल सकते हैं जामिया का एंट्रेंस। 10th के बाद आप किए थे? हाँ जी, मैंने 10th के बाद किया था। क्वेश्चन का पैटर्न आप बताइए थोड़ा सा, आप अपने बारे में कैसे था? क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है वो ज़्यादा टफ नहीं होता, मतलब बोर्ड के लेवल के हिसाब से तो बहुत लो होता है। अगर आपने बोर्ड का प्रिपरेशन किया है अपने हिसाब से, मतलब 100% आपने बोर्ड के लिए प्रिपरेशन किया है, तो आपने बोर्ड का प्रिपरेशन किया है तो इंट्रेंस की प्रिपरेशन करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने जितना बोर्ड में प्रिपरेशन किया है उसका अगर 50% भी आप इंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए तैयार कर लेते हैं तो आप जामिया का डिप्लोमा ईजिली क्वालिफाई कर लेंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है, कितने मार्क्स का एंट्रेंस होता है और सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, किस तरह से होता है, उसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन ऑफ नेचर बताइए उसके। जी, जो मैंने 2022 में दिया था एंट्रेंस एग्जाम, उस टाइम तो हमारा 100 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, लेकिन मैंने ऐसा सुना था और मैंने भी देखा भी था कि उससे पहले 200 मार्क्स का क्वेश्चन आता था डिप्लोमा का। तो हमारे टाइम में 100 मार्क्स का था और कट ऑफ कुछ। आप तो अपडेट वाले नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप तो जो बताएंगे वो सही ज़्यादा होगा। जी, तो हमारे टाइम में 100 मार्क्स का क्वेश्चन था और क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्टिव थे। क्वेश्चन का पैटर्न बोर्ड के ही पैटर्न से काफ़ी लो था, बोर्ड से लो था। जी। अच्छा, और आप थोड़ा बताइए सीयूटी के अंदर में सुनने में आया ये आता है, क्या सही है? नहीं, सीयूटी में नहीं, सीयूटी में नहीं आता। ये जामिया खुद अपना डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्जाम कराता है। जैसे जामिया पहले डिप्लोमा में वो 200 क्वेश्चन का एंट्रेंस एग्जाम लेता था, लेकिन उसने 2022 में अपग्रेड कर दिया, अब 100 मार्क्स का होता है। पेपर पैटर्न उसने क्या किया कि पहले 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे, उसको हम इजीली, मतलब टाइम उतना ही होता था, उसने टाइम भी कम कर दिया और क्वेश्चंस भी कम कर दिए, 100 क्वेश्चन कर दिए, क्योंकि 200 क्वेश्चन बहुत लेंदी पेपर हो जाता था। और 10th करके आने में बच्चों को 200 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना 3 घंटे में बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि 180 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इसलिए जामिया ने उसे चेंज करके 100 क्वेश्चन कर दिया और टाइमिंग 2 आवर्स कर दी। ओके, तो ये हो गए एंट्रेंस के बाद, क्वेश्चन के बाद। अब मुझे ये बताइए कि आप फर्स्ट ईयर में, आप सेकेंड ईयर में जो जामिया में जब एडमिशन ले लिए, तो यहाँ आने के बाद आप 1 साल पढ़ चुके हैं, जो उम्मीद लेकर के आए थे जामिया में कि इस तरह का प्रैक्टिकल मिलेगा, इस तरह की क्लासेस होंगी, क्या वो उम्मीद, मतलब जो जिस तरह का सोच करके आए थे वो मिला यहाँ पे आकर के? जी, क्लासेस वगैरह जामिया के हिसाब से रेगुलर क्लासेस वगैरह सब मिला और जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही मिला। यही मैं बताना चाहूँगा आपके जो ऑडियंस लोग हैं, मैं यही बताना चाहूँगा जो 10th करके आते हैं उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है फर्स्ट ईयर, क्योंकि 10th के बाद डायरेक्ट 12th का सारे चैप्टर्स वगैरह आपको के सामने आते हैं पढ़ने के लिए, तो वो हमने काफ़ी फेस किया है, काफ़ी कुछ फेस किया है। अच्छा, आप बताइए, आप सेकेंड ईयर में है क्या? देखो, इन्होंने अभी कहा कि 10th के बाद डिप्लोमा करना डिफ़िकल्ट होता है, बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट।
अगर आप 10 के बाद 11 में भी जाते हैं तो उस कंडीशन में भी आपका जो सिलेबस होता है वो ब्रॉड सब सिलेबस हो जाता है। सेम वही डिप्लोमा में भी होता है, क्योंकि आप जब 10 से डिप्लोमा करते हैं तो वही सिलेबस सेम सिलेबस में भी होता है। ये ब्रॉड होता है तो इन लोग को मतलब ये भी फर्स्ट ईयर में है तो इनको लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है। जब ये आगे चल के जब सेकेंड ईयर में आएंगे हमारे साथ, तो जब ये मतलब अपने 12 वाले बच्चों को देखेंगे तो सेम जो चीज़ हमने पढ़ाई फर्स्ट 11 की मतलब डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, वही चीज़ डिप्लोमा 12 वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। तो ये कोई मैटर नहीं करता कि आप मतलब 10 के बाद आ रहे हैं तो डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि डिप्लोमा जो है स्पेशली 10 के बाद ही होता है। 12 के बाद जब आपको करना है तो आप बीटेक कीजिए, क्यों डिप्लोमा करेंगे। बहुत सारे लोग, मैं यहाँ पे पूछना याद आ गया मुझे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 10th के बाद डिप्लोमा नहीं करते हैं, 12th के बाद करना शुरू करते हैं। तो क्या ये सही लगता है कि या फिर ये टाइम वेस्ट है? देखिए, अगर 12 के बाद बच्चा इतना एलिजिबल नहीं है कि वो बीटेक कर पाए, मतलब ये नहीं डिपेंड करता कि स्टूडेंट उस एलिजिबल है कि नहीं। मान लीजिए हमने 12 कर लिया और हम बीटेक क्वालिफाई ना कर पाए तो हम तो अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। तो हम क्या करें, उस समय हम डिप्लोमा वो निकाल के और 3 साल का डिप्लोमा कर लेते हैं, तो उससे उनके ये बेनिफिट हो रहा है, उनके पास एक टेक्निकल डिग्री तो हो जाती है। कोई बीटेक की डिग्री ना होने को डिप्लोमा की डिग्री हो गई ना, तो इससे ये एक तरह से सही भी एक तरह से गलत भी है। आपको अगर डिप्लोमा करना ही है तो आप 10 के बाद कीजिए, 10 के बाद डिप्लोमा करके आप बीटेक या बीई दीजिए, जिससे आपका मतलब। लेकिन 12 के बाद एक बेनिफिट ये होता है, आप अगर 12 करके जाते हैं तो आपके पास बीएससी, बीटेक, बीए मतलब हर फील्ड में आपके लिए दरवाज़ा खुल जाता है। अच्छा। लेकिन आप डिप्लोमा करते हैं 10th के बाद करते हैं, 10 के बाद डिप्लोमा करते हैं तो आप बीटेक, बीआर और या बीएससी एरोनॉटिक्स इन सब में जा सकते हैं। इसके अलावा आप मतलब चाहें बीएससी करना तो आपके लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। आखिर में आ चुके हम लोग बातचीत के। आप सेकेंड ईयर में ये सवाल आपसे ज़्यादा वाजिब हो जाता है पूछना कि आप देखे होंगे कि आपके जो सीनियर यहाँ से निकले होंगे उनका प्लेसमेंट हुआ होगा या फिर नहीं हुआ होगा। तो प्लेसमेंट होता है क्या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से? क्योंकि सारा हिसाब किताब तो आ जाता है कि कैरियर पे, जॉब पे, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, प्लेसमेंट तो अधिकतर बच्चों को मिल जाती है। मे भी आप कह सकते हैं कि जितने बच्चे, कितना होगा? हाँ 90% मान लीजिए, 90%। क्योंकि जो बच्चे प्लेसमेंट में बैठते हैं उन्हें प्लेसमेंट मिल ही जाती है, चाहे वो कम की मिले या ज़्यादा की मिले, प्लेसमेंट तो सबको मिलती है। बस मैटर ये करता है आपको प्लेसमेंट में के लिए एलिजिबल होना, आपकी बैक ना लगे, आपका एज मैटर करता है, और फिर आप मतलब एलिजिबल हों कि आप उतना परसेंटेज लेके आए उसकी कैटेगरी, उस कैटेगरी को आप क्रॉस करें तो आप प्लेसमेंट में बैठ जाएंगे। जब प्लेसमेंट में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब कोई ना कोई कंपनी आपको जॉब दे ही देगी। अब ये मतलब डिपेंड करता है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आपका आपने जो पढ़ा है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर आपको कितनी प्लेसमेंट में मतलब पैकेज मिलती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों को प्लेसमेंट तो मिल जाती है लेकिन उनके पैकेज होता है वो कम होता है, तो वो उस पर संतुष्ट नहीं हो पाते, जिससे वो छोड़ देते हैं। लेकिन प्लेसमेंट 90% बच्चों को मिल जाती है। आखिर में मैं यही सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मैं भी हो सकता है उनमें से कई सारे ऑडियंस आपके जूनियर होने वाले हो जो बहुत दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें गाइड नहीं मिल पा रही होगी कि कैसे प्रिपरेशन करें, कौन सा रूट अपनाएं। हालांकि बहुत सारी बातों पे हमने किया है, लेकिन कुछ ऐसा सजेशन जो आप देना चाहें उन लोगों को। जी, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अभी तो बोर्ड के एग्जाम्स भी ओवर हो चुके हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये ऐसे भी होंगे जो अभी तक जिन्होंने प्रिपरेशन उतना सही से बोर्ड्स का भी नहीं किया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे। तो फिर मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत टाइम है इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें उनको काफ़ी टाइम बोर्ड्स के बाद से मिला है, तो उसमें वो शफीकुर रहमान का गाइड फॉलो करें। और जैसा कि ये भाई बताए हमारे NCERT, वो भी काफ़ी बेस्ट है। NCERT भी हमें कोई बताने वाला नहीं था तो हमने फॉलो नहीं किया, हम बस यूट्यूब के सहारे, जैसे आप लोग यूट्यूबर के सहारे थे, बस जो बता रहे थे आप लोग उसी के सहारे हम लोग फॉलो कर रहे थे। यूट्यूब से हेल्प मिला था, लेकिन बहुत हेल्प मिला था यूट्यूब से। और आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? हम सजेशन देना चाहेंगे कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका भी कुछ प्रिपरेशन नहीं हुआ होगा और कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्रिपरेशन हो गया होगा, तो इन्होंने जो बताया जिनका प्रिपरेशन है तो वो तो इसको फॉलो कर लेंगे। अब जो बच्चे जिनका कुछ प्रिपरेशन नहीं है, जो अभी मतलब एकदम नए हैं, मतलब उनको अभी जैसे उनकी आँख खुली कि मुझे प्रिपरेशन करना है, अब मुझे जामिया का डिप्लोमा क्वालिफाई करना है, तो उनको मैं एक छोटा स्टेप देना चाहूँगा कि वो सबको मतलब पूरे चैप्टर्स को टारगेट ना करके कुछ चैप्टर्स को टारगेट करें। जैसे हमारा मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, इन सब चीज़ों। फिर उसके बाद सरफेस वॉल्यूम एंड इक्वेशन हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं साइंस में, तो साइंस में इलेक्ट्रिसिटी हो गई, एसिड बेस सॉल्ट हो गया, केमिकल कंपाउंड्स हो गए, नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गए। इन सब पे वो क्या करें, फोकस करें। तो अगर इन चैप्टर्स को वो फोकस कर लें तो 100% उनका मतलब 100 में तो 50 मार्क्स उनका ईजिली आ जाएगा। यही डिपेंड करता है कि आप मतलब किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं।
तो आप इन चैप्टर, क्योंकि अधिकतर जो पेपर्स होते हैं उसमें 60 से 70% क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टरों में से होते हैं, तो ज़्यादातर करके इन पे फोकस करें और टाइम बचे तो जो चैप्टर बाकी रह गए उनको भी फोकस कर लें। तो मैं तो दुआ करूँगा कि सब क्वालिफाइड नहीं कर पाते, लेकिन बेटर लक्स नेक्स्ट टाइम, अगर ना हो तो हिम्मत मत हारो, क्योंकि मेहनत करो, आज नहीं तो अगली बार तो निकल ही जाएगा। ओके, थैंक यू। आप लोग हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। थैंक यू।